हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोमेंटो स्टडी। सो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे लास्ट यूनिट ऑफ क्लास 12th एनसीईआरटी बुक दैट इज यूनिट 7 लीगल स्टडीज इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल, ड्रॉप अ लाइक ऑन दिस वीडियो and most important thing, if you want the notes of any chapter or sample papers or worksheets of any chapter, directly contact me on my Instagram page. And if you want a video, a separate video on the most important questions that are likely to come in your examination, then please do drop a comment on this video. I will get to know that how many of you want the video and I will make the video accordingly. Alright, so let us begin with unit 7. So the first topic is history of international law, that is how international law evolved. So if we see mid 19th century एक ऐसा टाइम पीरियड था जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रही थी, जब एक्सपेंशन हो रहा था इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को रिप्लेस कर रही थी, इंडस्ट्रीज एक्सपैंड हो रही थी। इसलिए हम मिड 19th सेंचुरी को पीरियड ऑफ एक्सपेंशनिस्ट एंड इंडस्ट्रियल एरा भी बोलते हैं। सो ये एक ऐसा टाइम था जब इंटरनेशनल लॉ के कुछ कॉन्सेप्ट्स लाइक स्टेट सॉवरेनिटी, एक्सक्लूसिव डोमेस्टिक जुरिस्डिक्शन, नॉन इंटरवेंशन इन अफेयर्स ऑफ अदर स्टेट्स, इन कॉन्सेप्ट्स ने प्रोमिनेंस गेन किया। मतलब ये इंटरनेशनल लॉ के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से रिकॉग्निशन मिली एंड ये आइडिया स्प्रेड होने लगे। सो ड्यूरिंग दैट मिड 19th century, Europe was very powerful and Europe started conquering other territories. So बाकी सारी territories को अपने रूल के अंडर लेने लगा यूरोप, and that is how यूरोप ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड कोलोनाइजेशन की वजह से इंटरनेशनल लॉ के आइडियाज़ को स्प्रेड किया अराउंड द ग्लोब। सो द फर्स्ट रीज़न इज़ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसकी वजह से इंटरनेशनल लॉ को प्रोमिनेंस मिली। And second reason is colonization, which was done by European powers, because Europe उस टाइम पे बहुत पावरफुल था, वो बाकी टेरिटरीज को अपने अंडर ले रहा था। एंड जब आप बाकी टेरिटरीज को गेन करते हैं, उन पे कंट्रोल करते हैं, तो इट इज़ वेरी यूजुअल कि एक कंट्री दूसरी कंट्री को अपने आइडियाज़ भी स्प्रेड करती है। सो दिस इज़ हाउ इंटरनेशनल लॉ को प्रोमिनेंस मिली। फर्दर ये तो स्टार्टिंग पॉइंट था। एक्चुअली में इंटरनेशनल लॉ कब अपने ओरिजिनल फॉर्म में आया? वो आया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद रैपिड डीकोलोनाइजेशन होने लगी। जितनी भी कंट्रीज दो पावर ब्लॉक्स के साथ जुड़ी थी, दैट इज यूएसए एंड यूएसएसआर। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि वर्ल्ड वॉर 2 से पहले ये दो मेजर पावर्स थी, यूएसए एंड यूएसएसआर। इन दोनों मेजर पावर्स के साथ ग्लोब की सारी कंट्रीज कनेक्टेड थी, दैट इज कोलोनाइजेशन हो रहा था। बट आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड ये दोनों पावर्स डिसमेंटल होने लगी, डीकोलोनाइजेशन होने लगी। मतलब सारी कंट्रीज इन दो मेन पावर से हटने लगी एंड अपनी अपनी कंट्री एस्टैब्लिश करने लगी, जिसकी वजह से हमें न्यूमरस इंडिपेंडेंट स्टेट्स, दैट इज बहुत सारी कंट्रीज देखने को मिली। सो जब बहुत सारी कंट्रीज खुद रिकॉग्नाइज हुई, खुद एस्टैब्लिश हुई, इससे इंटरनेशनल लॉ के आइडियाज़ को भी प्रोमिनेंस मिली। बिकॉज अब एक कंट्री को दूसरी कंट्री के साथ डील करने के लिए कोई लॉ चाहिए था और उस लॉ को नाम दे दिया गया इंटरनेशनल लॉ। सो इसी टाइम पे, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, सबसे पहला जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुआ वो था लीग ऑफ नेशंस। बट बिकॉज लीग ऑफ नेशंस इतना सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, इसलिए उसका कोलैप्स हुआ। एंड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 हमें मिला यूनाइटेड नेशंस, जो अभी तक अराउंड द ग्लोब प्रेवलेंट है। सो दिस यूनाइटेड नेशन के एस्टैब्लिशमेंट की वजह से हम बोल सकते हैं कि हमें एक न्यू एरा मिला इंटरनेशनल लॉ का, जहाँ पे यूएन एक मेन बॉडी थी और यूएन ने अब काफ़ी ऑर्गन्स अपने आगे एस्टैब्लिश कर लिए हैं, जो हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। अब हम समझते हैं डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। सो इंटरनेशनल लॉ कंसिस्ट ऑफ रूल्स, regulations, principles and laws that bind the relation between the states and govern their conduct among themselves. So एक ये स्टेट है A,
मान लीजिए इंडिया, एंड ये दूसरी स्टेट है बी, बांग्लादेश। सो इन दोनों कंट्रीज के बीच में जो रिलेशन गवर्न होंगे वो किस तरह से गवर्न होंगे उसको डील करता है इंटरनेशनल लॉ। सो इंटरनेशनल लॉ डील करता है रिलेशन बिटवीन द स्टेट्स एंड देयर कंडक्ट अमंग देमसेल्व्स। सो ये दोनों स्टेट्स आपस में कैसे कंडक्ट करेंगी, इन दोनों के बीच में क्या रूल्स अप्लाई होंगे, उन सबको हम बोलते हैं इंटरनेशनल लॉ। फर्दर इंटरनेशनल लॉ फॉर्म ऑफ लॉ है जो कंसेंट बेस्ड गवर्नेंस से चलता है। कंसेंट बेस्ड गवर्नेंस अब क्या होती है, लेट अस अंडरस्टैंड। ये टू स्टेट्स हैं ए एंड बी। अब इन दोनों के बीच में जो इंटरनेशनल लॉ अप्लाई होगा वो वही इंटरनेशनल लॉ अप्लाई होगा जिस लॉ के लिए ए और बी दोनों कंसेंट देंगे। मान लीजिए इन्होंने एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हैं। सो अगर ए भी एंड बी भी दोनों कंट्रीज इस डॉक्यूमेंट को कंसेंट देंगी तभी ये डॉक्यूमेंट एज अ इंटरनेशनल लॉ इस्टेब्लिश होगा। देयरफॉर हम इंटरनेशनल लॉ को बोलते हैं कंसेंट बेस्ड गवर्नेंस। दैट इज दोनों स्टेट्स का कंसेंट चाहिए एक लॉ को अप्लाई करने के लिए दोनों स्टेट्स पर। फर्दर इंटरनेशनल लॉ दो टाइप्स का है। फर्स्ट इज पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड सेकेंड इज प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। Firstly, let us understand the definition of public international law. It is the law that regulates relation between the states. It is concerned with the interstate regulation, that is, it deals in regulating the conduct of one state with the other. Simply जो अभी हमने पीछे एग्जाम्पल समझा, A और B दो स्टेट्स हैं, इंडिया एंड बांग्लादेश, उन दोनों के बीच में कौन सा लॉ लगेगा, उन दोनों के कंडक्ट को कौन से लॉ अप्लाई करेंगे, उनको हम बोलते हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। सो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ बेसिकली स्टेट्स पे लगता है कि एक स्टेट ए दूसरी स्टेट बी के साथ कैसा कंडक्ट करेगी। इट इज नॉट कंसर्न विद रिलेशन बिटवीन द प्राइवेट एंटिटीज। मतलब एक ए स्टेट के अंदर जितने भी लोग हैं उनका कंडक्ट बी स्टेट के अंदर वाले लोगों के साथ क्या होगा, इससे इंटरनेशनल पब्लिक इंटरनेशनल लॉ को कोई फर्क नहीं पड़ता। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ सिर्फ कंट्रीज को डील करती है। मतलब इंडिया बांग्लादेश के साथ कैसा ट्रीट करेगा, इंडिया चाइना के साथ कैसा ट्रीट करेगा, इंडिया के रिलेशन श्रीलंका के साथ कैसे होंगे। सो उन सब रिलेशंस और उन सब कंडक्ट को गवर्न करने के लिए हमारे पास है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स, लॉ ऑफ सीज, लॉ ऑफ ट्रीटीज। सेकेंड है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। अब प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ वो रूल्स और प्रिंसिपल्स होते हैं जो गवर्न करते हैं प्राइवेट पार्टीज की इंटरैक्शन। फॉर एग्जाम्पल ये है इंडिया एंड ये है बांग्लादेश। सो इंडिया के लोगों का जो कंडक्ट होगा वो बांग्लादेश के लोगों के साथ अगर उन्होंने कोई ट्रांजैक्शन करनी होगी या उन्होंने कोई इंटरैक्शन करनी होगी तब उन पे जो लॉ अप्लाई होगा वो होगा प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। सिंपली आपको मैं दोबारा रिवाइज करवाती हूँ। दो कंट्रीज आपस में डील कर रही हैं तो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ होगा, बट अगर दो कंट्रीज के पीपल आपस में डील कर रहे हैं तो वो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ होगा। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ कंसिस्ट ऑफ कन्वेंशंस, मॉडल लॉज, डोमेस्टिक लॉज, सेकेंडरी लीगल सोर्सेज। सो दीज आर वेरियस थिंग्स जो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में इंक्लूड होती हैं। एग्जाम्पल यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द सेल ऑफ इंटरनेशनल गुड्स। ये प्राइवेट पार्टीज के बीच में जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है सेल एंड परचेज की उसको गवर्न करता है। फर्दर मैंने यहाँ पे वही डिफरेंस समझाया है पब्लिक और प्राइवेट का कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ गवर्न करता है स्टेट्स के बीच का रिलेशन, वेयर एज प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ गवर्न करता है स्टेट के पीपल के बीच का ट्रांजैक्शन और इंटरैक्शन। Now let us discuss the sources of international law, that international law आया कहाँ से है and इसके sources क्या हैं। पहला source है treaties, charters, international convention। Well, ये treaties, charters and international conventions basically written agreements होते हैं। Simply ये documents होते हैं जो legally binding होते हैं। So these documents are formed and दोनों states इन documents पे consent देती हैं and therefore ये बन जाते हैं ट्रीटीज, चार्टर्स या कन्वेंशंस। सो इन ट्रीटीज या इन डॉक्यूमेंट्स को लीडर्स ड्राफ्ट करते हैं स्टेट के या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ड्राफ्ट करती है।
लीडर्स मतलब हेड ऑफ द स्टेट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, या तो वो ड्राफ्ट कर सकते हैं या फिर वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स लाइक फाइनेंस मिनिस्ट्री, यूनियन मिनिस्ट्री, होम अफेयर्स, या फिर ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इन इंटरनेशनल लॉ के टर्म्स को ड्राफ्ट कर सकते हैं। और किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर हमने ट्रीटी या कन्वेंशन मानना है तो उसको इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा विद 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी। फॉर एग्जाम्पल, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई है न्यू दिल्ली में, एंड दैट इज द कॉन्फ्रेंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना। सो जितने भी वहाँ इंडिया एंड चाइना के डेलीगेट्स होंगे, अगर वो उस डॉक्यूमेंट को 2/3 मेजॉरिटी से पास कर देते हैं, तब वो डॉक्यूमेंट इंटरनेशनल लॉ की फॉर्म ले लेगा, एंड दैट डॉक्यूमेंट विल बी कॉल्ड एज कन्वेंशन या फिर ट्रीटी। नाउ एक स्टेट एक इंटरनेशनल लॉ को अडॉप्ट करने के लिए 3 वेज में कंसेंट दे सकती है। फर्स्ट इज कंसेंट बाय सिग्नेचर। एक कॉन्फ्रेंस हुई न्यू दिल्ली में एंड इंडिया एंड चाइना के लीडर्स ने उस कॉन्फ्रेंस में उस डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन कर दिए, सो वो डॉक्यूमेंट वैलिड हो जाएगा, इंटरनेशनल लॉ बन जाएगा। दिस इज कंसेंट बाय सिग्नेचर। सेकेंड है कंसेंट बाय एक्सचेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। सो सेम एग्जाम्पल, इंडिया ने अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए, चाइना ने अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए, इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज किए एंड बाय एक्सचेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स इन्होंने अपना कंसेंट दे दिया एक दूसरे को इंटरनेशनल लॉ अप्लाई करने के लिए। सो दिस इज कंसेंट बाय एक्सचेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। थर्ड है कंसेंट बाय रैटिफिकेशन। इट मीन्स या तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपना कंसेंट दे दे या फिर वो लेजिस्लेचर मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा में वोट करवाए, और अगर मेजॉरिटी ऑफ वोट से एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पास हो जाता है, बिल पास हो जाता है, तो वो इंटरनेशनल फॉर्म के लिए, इसका मतलब है आपने इंटरनेशनल फॉर्म के लिए कंसेंट दे दिया है। सो इन 3 वेज में एक कंट्री इंटरनेशनल लॉ को अप्लाई करने के लिए कंसेंट दे सकती है, सिग्नेचर से, एक्सचेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट से एंड रैटिफिकेशन से। सेकेंड सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ है कस्टम। कस्टम अब ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं जो बहुत ही टाइम पीरियड से चली आ रही हैं। ये प्रैक्टिसेस बहुत सारी स्टेट्स फॉलो करती हैं, एक्सेप्ट करती हैं इन प्रैक्टिसेस को, टाइम इमेमोरियल से ये चल रही हैं और लॉ ऑफ नेचर से डिराइव्ड हैं या म्यूचुअल कंसेंट से डिराइव्ड हैं। मतलब ऐसी प्रैक्टिस जो बहुत ही सालों से कोई कंट्रीज आपस में फॉलो कर रही है एंड उसमें कोई अनसर्टिनिटी नहीं है, विदाउट एनी ब्रेक वो प्रैक्टिसेस फॉलो की जा रही हैं, देन उन प्रैक्टिसेस को हम बोलते हैं कस्टम, एंड ऐसे कस्टम्स को भी हम इंटरनेशनल लॉ की फॉर्म में मान लेते हैं। थर्ड सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। वेल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का खुद का एक स्टैट्यूट है। उस स्टैट्यूट का आर्टिकल 59 ये बात बोलता है कि डिसीजंस ऑफ ICJ हैज नो बाइंडिंग फोर्स एक्सेप्ट ऑन द पार्टीज टू द डिस्प्यूट। इसका मतलब है जो भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अपना डिसीजन देता है किसी पर्टिकुलर केस में, वो सिर्फ उन्हीं पार्टीज पे बाइंडिंग होगा और किसी और पे बाइंडिंग नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक केस है किसी भी 2 कंट्रीज, कंट्री A और कंट्री के बीच में। सो अगर ICJ ने डिसीजन दिया है तो वो डिसीजन सिर्फ कंट्री A और B पे ही अप्लाई होगा और किसी भी कंट्री पे वो डिसीजन अप्लाई नहीं होगा। दिस इज टोल्ड इन आर्टिकल 59। देन सेकेंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ICJ gives its decision on the basis of previous decisions, that is precedents। अब ICJ कोई भी डिसीजन देता है वो प्रेसिडेंट बन जाता है। सो अगर कोई भी फ्यूचर का डिसीजन डिसाइड करना होगा तो ICJ अपने प्रीवियस डिसीजंस को कंसिडरेशन में लेगा। देयरफॉर ICJ जितने भी डिसीजन देता जाता है वो लॉ बनते जाते हैं, एज अ बाइंडिंग फोर्स हो जाते हैं आगे वाले फ्यूचर ट्रांजैक्शंस पर। फोर्थ सोर्स है हमारा इंटरनेशनल लॉ का आर्टिकल 38 सब क्लॉज 1 ऑफ द ICJ स्टैट्यूट। इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि कोई भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट रिजॉल्व करने से पहले ICJ इन सब चीज़ों को कंसिडर करेगा, दैट इज इंटरनेशनल कन्वेंशंस, इंटरनेशनल कस्टम्स, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड सोसाइटीज, जिसको हम कस्टम्स भी बोल सकते हैं, जुडिशियल डिसीजंस जो हमने अभी पढ़ा, प्रेसिडेंट्स, एंड लास्टली टीचिंग्स ऑफ हाईली क्वालिफाइड पब्लिसिस्ट और ऑफ वेरियस नेशंस। मतलब इंटरनेशनल लॉ के प्रोफेसर्स, उन्होंने अपनी कोई बुक दी है, कोई रिसर्च पेपर दिया है, उसमें अगर कोई इंटरनेशनल लॉ पे बात की गई है तो उसको भी ICJ कंसिडर करेगा।
Now let us study some of the international institutions. So सबसे पहला इंस्टीट्यूशन जो किसी भी इंटरनेशनल लॉ का इस्टेब्लिश हुआ था वो था इंटरनेशनल लॉ एसोसिएशन 1873 में एंड इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस 1863 में. So सबसे पहले ये इंस्टीट्यूशंस हमारे पास इस्टेब्लिश हुए थे. उसके बाद हमारे पास आया था लीग ऑफ नेशंस 1919 में वर्ल्ड वॉर के बाद, बट ये मैंने आपको बताया ये कोलैप्स हो गया था. एंड फाइनली हमारे पास 1945 में आया था यूनाइटेड नेशंस, जो अभी तक हमारे पास है एंड इसके काफ़ी वेरियस ऑर्गन्स भी हैं. सो उन सभी ऑर्गेनाइजेशंस को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑर्गन ऑफ यूएन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. ये ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1 के बाद सेटअप हुआ था एंड ये एक ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस के मीडियम से स्टैब्लिश हुआ था 1919 में. इसका पर्पस था सोशल जस्टिस अचीव करना. बेसिकली एज द नेम सजेस्ट्स लेबर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब लेबर की कंडीशन को इम्प्रूव करना है वेरियस कंट्रीज में. इसलिए उनके लिए रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, अग्रीमेंट्स बनाए जाते हैं जिससे इंश्योर किया जाए कि लेबर की कंडीशन वेरियस कंट्रीज में सही है एंड कोई भी उनका ह्यूमन राइट वायलेट नहीं हो रहा है. नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन विच इज ऑल्सो नोन एज यूनेस्को. सो ये 1945 में फॉर्म हुआ था. इसका मेन एम था कोऑर्डिनेशन बढ़ाना अपनी डिफरेंट मेंबर कंट्रीज़ के बीच में इन रिस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल अरेंजमेंट्स. सो ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली कल्चर को प्रमोट करती है, कल्चर को प्रिजर्व करती है, हेरिटेज को प्रिजर्व करती है, नॉलेज शेयर करती है बिटवीन वेरियस कंट्रीज़ जो मैनकाइंड के लिए बेनिफिशियल हो. सो यूनेस्को का एक एम सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी है एंड ग्रेटर कॉरपोरेशन इनकलकेट करती है ये डिफरेंट नेशंस में. सो दीज आर वेरी जनरल पॉइंट्स. सो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास वर्ल्ड बैंक एंड द IMF, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. सो सबसे पहले जब वर्ल्ड बैंक इंस्टीट्यूट हुआ था उसे बोलते थे इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, अलॉन्ग विद IMF जिसको बोलते थे ब्रेटन वुड्स ट्विंस. ये हुआ था 1944 में एस्टैब्लिश. इन दोनों इंस्टीट्यूशंस को सिस्टर इंस्टीट्यूशंस भी बोलते थे एंड इनका बेसिक पर्पस था इकोनॉमीज को एड करना, इकोनॉमीज को हेल्प करना जो इमेंस लॉस से सफ़र कर रही हैं. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद काफ़ी सारी कंट्रीज इकोनॉमिक लॉसेस फेस कर रही थी, उनकी कंडीशन उतनी स्टेबल नहीं थी. दैट इज़ वाई ये दोनों इंस्टीट्यूशन सेटअप किए गए ताकि उन कंट्रीज़ को सपोर्ट मिले जो जिनकी इकोनॉमी सही नहीं चल रही है. सो वर्ल्ड बैंक अपनी मेंबर कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करता है जस्ट फॉर द पर्पसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड रेज करता है फंड उनकी फाइनेंशियल मार्केट्स में. नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. ये सेटअप हुई थी 1948 में एंड ये एज द नेम सजेस्ट हेल्थ से रिलेट करती है एंड ये बेसिक एजेंसी है जो ह्यूमन हेल्थ को प्रमोट करती है, रिसर्च को प्रमोट करती है. अगर कोई भी न्यू डिसीज़ आए, एज आपने अभी रिसेंट टाइम्स में देखा है कोविड डिसीज़ आया तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाज कंडक्टिंग देयर रिसर्चेज इन रिगार्ड टू दिस डिसीज़. अवेयरनेस फैला रही थी, ये मेडिसिन प्रोवाइड कर रही थी इफ़ एनी, अगर वहाँ पे कोई अवेलेबल थी. सो ग्रेटर नॉलेज दे रही थी, सारी कंट्रीज़ को अवेयर कर रही थी बेसिकली. सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद बेसिकली मेडिकल इश्यूज़ एंड हेल्थ इश्यूज़. सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स. ह्यूमन राइट्स जो हर एक इंडिविजुअल को गारंटीड होते हैं. सो वेरियस ऐसी कन्वेंशंस एंड ट्रीटीज़ हैं जो प्रमोट करती हैं एंड प्रोटेक्ट करती हैं ह्यूमन राइट्स को. इन सभी ट्रीटीज़ एंड कुछ ऐसी ट्रीटीज़ को हम पढ़ते हैं. सबसे पहला है आर्टिकल 4 ऑफ ICCPR, दैट इज आर्टिकल 4 ऑफ इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स. डू रिमेंबर दिस. सो इस आर्टिकल में बोला गया है कि देयर आर सर्टन राइट्स जो बहुत ही असेंशियल होते हैं, लाइक राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ थॉट, प्रोहिबिशन फ्रॉम स्लेवरी. दीज आर द राइट्स जो नॉन डेरोगेबल हैं और ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक स्पेशल प्लेस इन द हिरार्की ऑफ राइट्स. बेसिकली दीज आर द ह्यूमन राइट्स जिसको इंडिया में फंडामेंटल राइट्स के फॉर्म में भी अडॉप्ट किया गया है और ये ऐसे राइट्स हैं जो हर इंडिविजुअल को गारंटी होने चाहिए और ऐसे राइट्स जो किसी भी इंडिविजुअल से हम स्नैच नहीं कर सकते, उनसे हम ले नहीं सकते.
बिकॉज दीज आर द मोस्ट बेसिक राइट्स। नेक्स्ट है हमारे पास UDHR, दैट इज यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इट्स लाइक द बेसिक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, और आप कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं ह्यूमन राइट्स का। इसके काफ़ी प्रोविजंस हैं जो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। बेसिकली ये डॉक्यूमेंट ही ह्यूमन राइट्स पे बेस्ड है। सो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इसके। आर्टिकल 3 लिबर्टी ऑफ पर्सन, आर्टिकल 7 इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 5 प्रोहिबिशन फ्रॉम टॉर्चर। सो इट इज़ नॉट अ बाइंडिंग डॉक्यूमेंट। ये बाइंडिंग डॉक्यूमेंट तो नहीं है, बट काफ़ी इंस्टांसेस में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इसे यूज़ किया है अपने जजमेंट्स डिलीवर करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास द वेना डिक्लेरेशन एंड द प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1993। इस डिक्लेरेशन ने बेसिकली एम्फसाइज किया ह्यूमन राइट्स की इंपॉर्टेंस को। इसने बोला कि ह्यूमन राइट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल है, इंडिविजिबल है, इंटरडिपेंडेंट है एंड इंटर रिलेटेड है, और हर एक बॉडी को इंश्योर करना होता है इनकी प्रोटेक्शन। सो बेसिकली इस कन्वेंशन में इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स को हाईलाइट किया गया। अब वी हैव 2 बॉडीज जो प्रोटेक्ट करती हैं ह्यूमन राइट्स को। पहली बॉडी है UN हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। ये बॉडी प्रिंसिपली दैट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल है UN की ह्यूमन राइट एक्टिविटीज़ को टेक ओवर करती हैं, UN की ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज़ पे नज़र रखती हैं और रिकमेंडेशन देती है UN को रिगार्डिंग द कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट UN बॉडीज़। सेकेंड है हमारे पास ह्यूमन राइट्स काउंसिल। ह्यूमन राइट काउंसिल भी ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ में ध्यान रखती हैं, लुक इनटू करती हैं, कोई रिकमेंडेशन देनी हो तो वो देती हैं।